हाँ चलो भाई जल्दी से हम लोग लेट्स हैव अ रीकैप। बताओ क्या पढ़ा था हमने, कौन बताएगा आज? कौन आ गया? अभिजीत। यस। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया? चारवी बताएगी। हाँ सर। चारवी लास्ट लेक्चर में सर बेसिक से स्टार्ट किया था, वो लिखना सीखा था पहले तो, देन उसके बाद LHL और RHL सीखा था। तो मुझे एक्सप्लेन करो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू l का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग? सर मतलब जैसे मतलब वो वैल्यू को रीच कर, मतलब वो वैल्यू पहुंची नहीं है बट वो मतलब उस पे अप्रोच कर रहा है। हाँ अप्रोच कर रहे हैं। So it is very very close to that value. X approaching to 1 का मतलब x is very very close to 1. It can be 0.999, it can be 1.001. And fx equals to l का मतलब क्या हुआ कि fx भी l को अप्रोच कर रहा है। fx की वैल्यू l नहीं है because x a नहीं है ना? So as x is approaching to a, fx is approaching to l. तो ये और बताओ भाई। देन क्वेश्चंस किए थे थोड़े। और फिर LHL और RHL क्या था? What is left hand limit, right hand limit? LHL मतलब लेफ्ट साइड से एक सेकेंड, मतलब वो x tends to a minus h था, where h was 0 positive। मतलब हम पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहे थे। लेफ्ट हैंड लिमिट में नेगेटिव साइड से अप्रोच करेंगे 0 को ना। हाँ 0 सॉरी, माइनस। लेफ्ट हैंड साइड। हाँ हाँ। और राइट हैंड लिमिट का मतलब पॉजिटिव साइड से अप्रोच करना, मतलब पॉजिटिव साइड 0 से प्लस अप्रोच 0। कर रहे ठीक है भैया। धनुष बताएगा इसके बाद क्या पॉइंट कवर किया हमने। धनुष सर मतलब हमने LHL RHL के बाद वो देखा था कि अगर किसी चीज़ का LHL और RHL सेम निकलता है तो उसका लिमिट वही है जो LHL और RHL आ रहा है, और अगर LHL और RHL डिफरेंट है तो हम ये कमेंट करते हैं कि उसका कुछ डिफाइंड लिमिट नहीं है करके। वाह क्या बात है, वेरी नाइस। तो LHL RHL अगर इक्वल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ प्रॉब्लम है तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। हालांकि वन साइडेड लिमिट भी होती है, मतलब एग्जिस्ट ना करती हो तो भी लिमिट डिफाइन कर सकते हैं अगर डोमेन में वो वैल्यू ना हो। वो डिस्कशन करेंगे आज, उस पॉइंट पे आएंगे। लेकिन LHL RHL अगर दोनों हैं और इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर तुम्हारा आंसर नहीं आ सकता। अगर इक्वल है तो वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ओके वेरी नाइस। और इसके बाद सर उसके बाद उस पर क्वेश्चंस किए थे, मतलब हमने हाँ वो क्वेश्चंस कर लिए। एक और पॉइंट हमने कवर किया था, याद है? इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। हाँ सर। राधिका बताओ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। उसमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हमने देखे थे जो 4 नॉर्मली देखते हैं और एडवांस और जेई के पर्सपेक्टिव से +3। These are not functions. These are just indeterminate forms. इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जिनका वैल्यू हम बता नहीं सकते, जिनका आउटपुट जो है, जिनका आउटकम जो है वो डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं किया सकता, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर नहीं निकाला सकता। तो कौन सी फॉर्म्स है राधिका? 7 फॉर्म्स। टेंड्स टू 0 डिवाइड बाय टेंड्स टू 0, फिर 0 into infinity, infinity minus infinity, infinity upon infinity, 0 to the power 0, infinity to the power 0, and 1 to the power infinity. 1 to the power infinity, very nice. तो ये 7 फॉर्म्स हैं, लास्ट 3 फॉर्म्स लास्ट में आएंगी और फर्स्ट 4 फॉर्म्स ही हैं जो बेसिकली तुम्हारी एनसीईआरटी में है। क्वेश्चंस जो हैं वो सब उसी पे हैं बेस्ड, लेकिन नेक्स्ट 3 फॉर्म्स हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे। ओके तो हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म्स देखे और हमने समझा कि ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया सकता। इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई मे बी अलजेब्रा जिसमें फैक्टराइजेशन हो, इट कैन बी रैशनलाइजेशन, मे बी कुछ डिफरेंट फॉर्मूलाज जो बनाने पड़ेंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर नहीं मिलेगा। सर एक डाउट है। हाँ रहता
सर लास्ट क्लास में आपने मतलब बोल रहे थे, लेकिन 1 टू द पावर इंफिनिटी सोच के तो 1 ही लगता है ना। अगर ये अप्रोचिंग 1 है तो कैसे लगता है बताओ मुझे। मैं लिखा हुआ है 1.00000001 और उसकी पावर लगाई हुई है मान लो 10 लाख। क्या तुम्हें हाँ, लगता है कि वैल्यू 1 फिर होगी? वो मुश्किल है। नहीं सर, फिर वो मुश्किल है। क्योंकि 1 से स्लाइटली बड़ा होने की वजह से वो धीरे धीरे पावर की वजह से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब ये इतना ही बढ़ सकता है कि अनडिफाइंड हो जाए, ये इतना भी बढ़ सकता है कि सिर्फ फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहा हो, है ना। आंसर कुड बी एनीथिंग। और इस चीज पर जब हम पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा वहां पर। दो अलग अलग आंसर नहीं आएंगे क्या? अगर 1 माइनस देंगे तो कुछ और आएगा ना। 1 माइनस पे अगर इन्फिनिटी रेज होगी तो आंसर पे कुछ और आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि इस फॉर्म में मैं बताता हूँ, इस फॉर्म में बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। इस फॉर्म में होता यह है कि अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो सर उसका वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा और 1 से छोटी रहेगी हाँ तो करेक्ट decrease करेक्ट होते करेक्ट। जाएगा। देखो ना, अगर 1 से बड़ी वैल्यू है तो ये प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। और अगर 1 से छोटी वैल्यू है तो ये पावर भी चेंज होकर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। अब देखो दोनों वैल्यूज हाँ सर, अब सेम हो गया। अप्रोच कर सकती है ना। तो कुछ ऐसा एडजस्टमेंट होता है जब एलएचएल आरएचएल इक्वल होंगे तो ऐसा होगा कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो पावर इन्फिनिटी हो गई, और बेस अगर 1 से छोटा है तो पावर माइनस इन्फिनिटी हो गई, और रिवर्स, अगर बेस 1 से बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी और बेस 1 से छोटा है तो प्लस इन्फिनिटी। वेरी नाइस, बहुत बड़े क्वेश्चन। लेकिन इस पे आएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आज हम ये पॉइंट्स 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। सर पहला है लेक्चर पिछले लेक्चर पे कुछ ज्यादा डिपेंडेंट है क्या? नहीं आया था क्या लास्ट लेक्चर में? हाँ सर, थोड़ा मिस हो गया था रिकॉर्डिंग। सर। वो एक्चुअली में थोड़ा शिफ्टिंग के प्रिपरेशन में बिजी था तो नहीं हो पाया। रिकॉर्डिंग मेडिकल बैच का डाला हुआ है, इसका नहीं था। मेडिकल बैच डाला हुआ है? हाँ, जूम लिंक शेयर कर रहे हैं ना आजकल, तो वो लिंक मेडिकल बैच वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तुम्हारे बैच में मेडिकल वाला आ गया है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो बायो पढ़ लो, उसमें क्या है, सही तो है। मैं बोलता हूँ भाई, तो तुमने ग्रुप पे डालते क्यों नहीं हो कि मेडिकल बैच का है? और उस दिन खोला नहीं था ना, जरूरत नहीं थी उसकी, बाद में किसी ने बोला तो देखा। अच्छा, मिक्सअप हो गया होगा। चलो बोलता हूँ। लास्ट लेक्चर से थोड़ा बहुत तो हो गई यार, कोई लिमिट की डेफिनेशन, हालांकि मैंने रिवाइज करा दिया थोड़ा बहुत। अगर तुम्हें आता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज उनका जो सॉल्विंग है, जो सिंप्लीफिकेशन है, बड़ा इजी है। तो आज के लेक्चर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट नेक्स्ट लेक्चर से पहले 2 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग आज तुम हो ही, लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग जो है देख लेना एक बार, ठीक है। तो पार्ट 1 है मेथड ऑफ रिमूविंग इनडिटरमिनेंसी। तो जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स थी, मैंने जैसे बताया कि उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये पॉइंट वही है कि कैसे उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व किया जाए, हाउ टू सॉल्व दैट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के कई मेथड्स हो सकते हैं। तो पार्ट 2 में देख रहे हो ना, ये फैक्टराइजेशन, डायरेक्टली इस पे आते हैं। पहला पॉइंट है हमारा आज का, to remove indeterminacy we are going to use factorization। और फैक्टराइजेशन के साथ साथ चलो ये भी डिस्कस कर लेंगे रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है। इसमें कोई थ्योरी नहीं है, अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन तुम्हारे सामने पोज करूंगा और तुम्हें सोचना है कि क्यों मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन का नाम ले रहा हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x cube plus x minus 2 divided by x square minus 1, ठीक है। याद है पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे जहां पे x को डाल दो आंसर आ जाता है, x की वैल्यू 1 डाल दो आंसर आ जाता है। यहाँ पर अगर तुम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा। बिकॉज क्यों नहीं आएगा आंसर? आंसर इसलिए नहीं आएगा बिकॉज अगर तुमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये अप्रोचिंग 0 डिवाइड बाय अप्रोचिंग 0 हो जाएगा। दिस इज 0 by 0 फॉर्म, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। विदाउट सिंप्लीफिकेशन आंसर तक नहीं पहुंच सकते। सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे क्या हो सकता है? क्लियर सी बात है भाई, ये 0 by 0 बन क्यों को x plus 1 को x plus 1 मतलब
हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर क्यों आखिर 0 बन रहा है। तुम देखो दोनों सर ही x पॉलिनोमियल। माइनस 1 वाला टर्म जो है उसको हटाना पड़ेगा। करेक्ट। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और वो पॉलिनोमियल मान लो हमारे पास एक लेट px be a polynomial and p of alpha is 0। ये पुराना फैक्टर थ्योरम है, x को अल्फा रखने पर ये 0 हो जाता है। So what was the statement? Then x minus alpha is a factor of px। Remember? याद है ये फैक्टर थ्योरम, सबको याद होगी। तो यहाँ पे देखो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, और तुम देखो न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचिंग टू 1 को। तो ये कंफर्म बात है कि x माइनस 1 न्यूमरेटर में भी एक फैक्टर होगा और डिनोमिनेटर में भी एक फैक्टर होना चाहिए। तो आई थिंक फैक्टराइजेशन भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है कि हम हिडन ट्रायल से क्यूबिक को फैक्टराइज कर रहे हैं। नहीं, जरूरत नहीं हिडन आंसर। नहीं आंसर, हाँ नहीं सॉरी, करेक्ट आंसर 2, करेक्ट आंसर इज 2। सो लिमिट x टेंडिंग टू 1, और अब हमको पता है, हालांकि फैक्टराइज करने का मेथड भी यही है क्यूबिक को, हिडन ट्रायल, बट हमको हिडन ट्रायल की जरूरत ही नहीं, हमको पता है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, क्योंकि 1 रखने पे 0 आ चुका है। अब तुम्हें फैक्टराइज करना तो आता ही है, डिनोमिनेटर में भी x माइनस 1 तो है ही। अब बस तुम्हें देखना है कि न्यूमरेटर में x माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हाट इज दिस क्वाड्रेटिक। और याद है अपना मेथड शॉर्ट वाला, क्यूबिक को फैक्टराइज करने वाला, ये x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो यहाँ पे डेफिनेटली x स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ देखो कांस्टेंट टर्म -1 है, यहाँ -2 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे +2 आना चाहिए। देखो 2 × -1 इज -2। अब केवल बचती है बीच वाली टर्म। ये बीच वाली टर्म यानी x का जो कोएफिशिएंट होगा वो निकालने के लिए कुछ भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है। मान लो यहाँ पर ax लिखा हुआ है, मान लो ax, मुझे ये निकालना है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 आना चाहिए। देखो -1 × x स्क्वायर, -x स्क्वायर आ रहा है, x × ax स्क्वायर आ रहा है, तो ax स्क्वायर -x स्क्वायर 0 होना चाहिए, क्योंकि वहां पे तो x स्क्वायर है ही नहीं ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a की वैल्यू, इसका मतलब 1 होनी चाहिए। तुम नॉर्मल डिवीजन भी यूज कर सकते हो, जो भी तुम चाहो, लेकिन इस तरीके से थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे। और ये हमको पता ही था कि x माइनस 1 कॉमन निकलने वाला है, तो x माइनस 1 कैंसिल। और अब वापस अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, हालांकि हम 1 प्लस और 1 माइनस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सबको पता है, तो कोई भी टर्म 0 नहीं बनेगी, ना ही न्यूमरेटर और ना ही डिनोमिनेटर। स्पेशली दोनों एक साथ 0 नहीं बन रहे हैं। कोई एक 0 बनता तो भी में कोई दिक्कत नहीं होती। मान लो न्यूमरेटर 0 बनता, आंसर 0 आ जाता केवल। अगर केवल डिनोमिनेटर 0 बनता तो आंसर नॉट डिफाइंड आ जाता। जब दोनों 0 बनेंगे तभी प्रॉब्लम होगी। दोनों 0 नहीं बन रहे हैं, तो अब x को 1 डाल दो और आंसर क्या आ गया, 4/2। आंसर इज 2। बताओ यार, किसी को कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? बहुत ही बेसिक था। फैक्टराइज किया, आंसर निकाल दिया। ठीक है। हाँ सर आप बता सकते हो x-1 आपने कैसे लिखा है? उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा आपने x-1 क्यों लिखा है। मैंने केवल इसको फैक्टराइज किया है। अच्छा, x³ प्लस x माइनस 2 का फैक्टराइजेशन, तुम फैक्टराइज करने की कोशिश करो उसका, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर आएगा। अच्छा, हाँ सर, समझा। हम फैक्टराइज कैसे करते हैं? हम किसी क्यूबिक को फैक्टराइज कैसे करते हैं, याद है स्टार्टिंग में डिस्कस हुआ था। हाँ सर, फैक्टर थ्योरम, पॉलिनोमियल वाला। ऊपर इसी ने ऊपर लिख भी दिए फैक्टर थ्योरम। ओके सर, समझा। x की एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर अगर ये 0 हो रहा है, जैसे यहाँ पर x = 1 रखने पे 0 हो जा रहा है, हाँ, x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो उसकी हेल्प से एक फैक्टर मिल गया। ओके। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए x माइनस 1 से उसको डिवाइड कर दो, या फिर मेरी जो ट्रिक है वो यूज कर लो। अच्छा सर, समझा। थैंक यू। ओके, चलो भाई एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सर सर अगर x कोई वैल्यू को टेंड कर रहा है जो मतलब जो फंक्शन के डोमेन में नहीं है, तो फिर बोल सकते हैं ना कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में ही होगा।
अच्छा उसके डोमेन में नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तुम अगर ध्यान से देखो इसको एज अ फंक्शन ट्रीट करो इस चीज को, क्या है इसका डोमेन? तो इसके डोमेन में 1 नहीं है, बट फिर कभी इसके डोमेन में 1 नहीं है, X फिर belongs भी to ये all. 1 को अप्रोच कर रहा है ना। तो क्योंकि ये 1 नहीं हो रहा है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, x 1 नहीं है, बात समझो, ये तो बार बार लिमिट्स में आ रहा है। 1 इसके डोमेन में नहीं है, हमको दिख रहा है जो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन x फिर वो कह रहा है कि x 1 नहीं है, x 1 को बहुत क्लोज है, 0.9999 है, 1.000001 है। डोंट ट्राई टू डिफाइन इट बिकॉज ये एक्चुअली 0.999 नहीं बोल सकते उसको। दिस इज एक्चुअली द क्लोजेस्ट नंबर टू 1 and the closest number to 1 cannot, the closest real number to 1 cannot be defined. हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा नंबर सबसे क्लोज होगा, what number comes right after 0, we cannot define it. केवल तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि चलो 0.999 जैसा अज्यूम कर लो, 1.001 अज्यूम कर लो, तो ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, डोंट वरी। अगर वो उस पॉइंट और उस नंबर को अगर अप्रोच भी कर रहा है जो नंबर उसके डोमेन में नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सर क्योंकि ये नंबर एग्जैक्टली उसके इक्वल नहीं है, अप्रोच कर रहा है। हाँ सर, अगर एक रेंज है जो डोमेन में नहीं है, उस रेंज का कोई नंबर को अप्रोच कर रहा है, तब तो गड़बड़ है। हाँ अगर पूरी की पूरी रेंज ही गायब है वहां से, जैसे मान लो 1 से 2 उसके डोमेन में नहीं है, तुमने कहा x टेंड्स टू 1.5, तो वो गलत हो गया, तब तो लिमिट आ ही नहीं सकती ना यार, क्योंकि 1.5 पे भी नहीं है, 1.5 के आसपास भी नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं है। सही बात है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्राई करो अपने आप। लिमिट x टेंडिंग टू 8, लिमिट x टेंड्स टू 8, x स्क्वायर माइनस 64 और रूट x माइनस 2 रूट 2। ये देखो, इज इट 0/0 फॉर्म? देखो क्या ये 0/0 फॉर्म है? हाँ सर। यस सर। है ना? हाँ सर। 0/0 फॉर्म। तो उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो। सर आंसर 64 रूट 2 है क्या? 64 रूट 2, ओके। हाँ सर यही आ रहा है। यस सर। 64 रूट 2। हाँ सही लग रहा है, ठीक है। बाकी लोग भी ट्राई करो भाई। इस क्वेश्चन में क्या करना होगा? इस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन तो हो ही रहा है, ये तुमको दिख ही रहा है 2 कि बार यहाँ करना पर पड़ेगा। अच्छा तुम फैक्टराइजेशन दोबारा कर रहे हो, ये भी ठीक है। रैशनलाइज कर सकते हैं डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन का भी एक स्कोप है कि यहाँ पे रूट x माइनस 2 रूट 2 है, तो रूट जो है हमको हटाना है, तो वो पता है कि इसका जो है इररेशनल कॉन्जुगेट, रूट x माइनस 2 रूट 2 का रूट x प्लस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और इसका एडवांटेज क्या मिलेगा कि a माइनस बी, a प्लस बी से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, एंड नाउ दिस विल बिकम लिमिट एक्सटेंडिंग टू 8, ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, 8 x माइनस 8 x प्लस 8 रूट x प्लस 2 रूट 2, और देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये भी x माइनस 8 हो गया, और द सेम फैक्टर x माइनस 8 गेट्स कैंसिल्ड, और अब जो तुम x को 8 रख दोगे तो 16 प्लस 16 इंटू 4 रूट 2, आंसर इज 64 रूट 2। हाँ तुमने रैशनलाइजेशन यूज कर लिया, या फिर जैसा वो बोल रहा था कि तुम एक बार दोबारा इसको फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे? x को लिखा रूट x का होल स्क्वायर, 8 को लिखा 2 रूट 2 होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया, तो ये भी कर सकते थे। सो यू हैव स्कोप ऑफ फैक्टराइजिंग और रैशनलाइजिंग एट द सेम टाइम, दोनों काम कर सकते हैं, जो बेटर लगे वो काम कर लो। रैशनलाइजेशन अगर बेटर लग रहा है तो वो कर लो, अदरवाइज ये कर लो, ठीक है। चलो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस कितने टाइम में होने चाहिए? नॉट मोर देन 8 मिनट्स,
8 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए किसी भी मतलब इन 4 क्वेश्चंस में आई थिंक। चलो ट्राई कर जल्दी से, चारों के आंसर्स बताओ एक साथ। रिमेंबर इट इज आइदर फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करना है। रैशनलाइजेशन इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज फैक्टराइजेशन से ही काम चला दो अगर चल रहा है तो। फर्स्ट पार्ट का आंसर कृष्णा बताएगी। हाँ कृष्णा, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? हाँ सर, ओके सर 1/2 है क्या? नो, 1/2 तो नहीं आना चाहिए, फिर चेक करो। और कोई? फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 है सर। 1। अच्छा 1 भी इसका गलत है। अभिजीत, हाँ सर कर रहा हूँ। अरे इतना लंबा है क्या ये? सर नहीं सर, ज्यादा लंबा नहीं है बट स्टक हो। स्टक, ओके। और रजत, हो रहा है कुछ? सर उसने कॉल किया था, उसके घर पे लाइट चली गई है। कहाँ रहता है खागड़, कौन से इलाके में है ये? इतनी लाइट चली जाती है उसके बाद, पानी चला लाइट चली जाती है, हैं? सर 4 है क्या आंसर? कमाल है यार, मतलब इतने सारे आंसर लोगों ने बता दिए, वो भी जो क्वेश्चन फैक्टराइज करके आंसर निकालना है, बस इतने सारे आंसर्स आ गए। सर 3 आया। 0 0 किसका आया, 3 किसका आया? 0 मेरा आया सर। 0 तुम्हारा आ गया, और 3? सर मेरे को 3 आया। आई थिंक 3 शुड बी द करेक्ट आंसर, बाकी सारे आंसर्स रॉन्ग है। 0 कैसे लाया है? आखिर कौन सी, मतलब अब ये तुम लोग मुझे सरप्राइज कर देते हो, मतलब सर, मैंने 3 2 एग्जांपल करा दिए। हाँ आंसर 3 आना चाहिए। अब इसमें तुम कहाँ स्टक हो, क्या दिक्कत है तुमको? देखो ना, x² माइनस रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स माइनस 1, ठीक है। अब मुझे पता है कि दोनों 0/0 हो रहे हैं, मुझे पता है कि फैक्टराइज कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। क्या करना पसंद करोगे, फैक्टराइज या रैशनलाइज? चलो डिनोमिनेटर में रूट एक्स माइनस 1 है, अगर यहां से, मेरे ख्याल सबको ये दिख रहा होगा कि अगर मैंने रूट एक्स कॉमन लिया, यहाँ पे x पावर हाफ है ना, यहाँ पे x² है, तो अगर मैंने रूट एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ पर x की पावर क्या बचेगी? x², हाँ, रूट एक्स की पावर 3। रूट एक्स पावर 3 बचेगी भाई, यानी x पावर 3/2 बचेगा इन शॉर्ट, है ना, रूट एक्स क्यूब यस सर। माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1। तो क्या इस फॉर्म लिखने के बाद तुम्हें आसान लगा? तुम्हें दिखाई दिया कि अब तुम अगर
न्यूमरेटर में a क्यूब्ड माइनस b क्यूब अप्लाई करोगे तो आराम से फैक्टराइज कर सकते हो। देखो ना सर क्या होगा हाँ इसका। आ गया 3। हाँ सर अब हो जाएगा। लेकिन मान लो तुम्हारे मेथड दूसरे हो, लेकिन गलती क्या कर रहे हो, वो भी इतनी सारी मिस्टेक्स के सबके आंसर आ गए यार। सर a माइनस b, रैशनलाइजेशन से कुछ और आ नहीं देखो तुम रैशनलाइजेशन सर करोगे तो फिर रेशनलाइज आंसर, किया तो सिंपल हो गया एक्चुअली। मेरे ख्याल से ये ज्यादा सिंपल है, बिकॉज देखो एक ही स्टेप में आंसर आ गया ना, रूट एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया। सर रैशनलाइज करके उसमें भी तो x बहुत, माइनस वन कॉमन आ रहा था रैशनलाइज करने। हाँ एक्स माइनस वन कॉमन है, सही बात है। बट ये भी मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब देखो रूट एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, अब एक्स को 1 डाल दो। अब यहाँ पर हमने एक्स को 1 डाल दिया, बिकॉज लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 है, तो 1 डालेंगे तो 1, 1 + 1 + 1 3, आंसर इज 3। बट आई एम अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड, मतलब ये क्या, इतने सारे डिफरेंट आंसर्स कैसे आ गए, 0 4 6 कुछ भी चल रहा है, सर आप एक बार क्या क्या रैशनलाइजेशन से दिखा सकते हैं। रैशनलाइज करें, चलो करो भाई, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वन। किसको किसको रैशनलाइज करें, इसको भी करें उसको भी करें, दोनों कर लें। नहीं सर बस तो डिनोमिनेटर था। डिनोमिनेटर केवल डिनोमिनेटर को, क्या करोगे न्यूमरेटर का फिर, सर अभी ओपन कर दीजिए। बोले दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं मैं। यस सर। ओके तो यहाँ पे आ गया एक्स माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करने को कह रहे हो, तो क्या एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस रूट एक्स। अच्छा तुम इसको फैक्टराइज कर लोगे सर फिर ना, फिर x स्क्वायर माइनस एक्स को कॉमन, हाँ सर वैसे। एक्स स्क्वायर और रूट एक्स में रूट एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, सर और इसको x और प्लस वन एक्स माइनस यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x माइनस वन अपॉन x माइनस वन। ठीक है ये भी हो गया। अब फिर से एक बार देखो, x माइनस वन कॉमन निकल रहा है, x माइनस वन कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, रूट एक्स इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन कैंसिल। अब x को 1 डाल दिया, फिर से 3 आ गया। तरीका जो भी हो आंसर सेम ही आएगा ना यार। ये तो ना मेरे तरीके से आंसर ये आ रहा है, आपके तरीके से आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो आंसर सेम है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप गलती मत करना, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूरा ही फैक्टराइजेशन है। अरे क्या हो भाई, क्वेश्चन पसंद नहीं है क्या, सर थोड़ा नीचे करो ना स्क्रीन। थोड़ा क्या करो, नीचे करो, अच्छा नोट करना है ये वाला पार्ट। हाँ सर। ओके
हाँ भाई, आंसर आ गया किसी का? सर 12 आ रहा है क्या? यस, आंसर इज 12। सेकंड पार्ट का आंसर 12 है। वेरी गुड। और आई थिंक अब ये तो यार ठीक है, फैक्टराइजेशन बड़ा है बिकॉज पावर 6 है, बट हमको पता है ड्यू टू फैक्टर थ्योरम दैट वन फैक्टर इज डेफिनेटली x माइनस 2। मतलब हमको ये चीज ऑलरेडी पता है कि एक फैक्टर तो x माइनस 2 है, बिकॉज x को 2 रखने पर ये 0 होता है, न्यूमेटर भी और डिनोमिनेटर भी, है कि नहीं? x को हम जब 2 रखते हैं तो न्यूमेटर भी 0 होता है, डिनोमिनेटर भी 0 होता है, तो इसका मतलब है कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। अब दूसरा फैक्टर तुम कितनी जल्दी निकालते हो इस पे डिपेंड करेगा आंसर कितनी जल्दी आएगा। तो हमारे पास अगर x पावर 6 और कहाँ गया -24x माइनस 16 है, और इसका एक फैक्टर मुझे पता है, दिस इज x माइनस 2, तो बताओ कितनी जल्दी हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? बताओ भाई, कोई है? डिवाइड करके निकल। डिवाइड करके तो ठीक है, डिवाइड करके बहुत लंबा नहीं हो जाएगा। सर अगर तुम्हें ये बात पता है। और 5 5 क्या हाई 5 दे रहा है? ओके, ये लो। वो तो x पावर 5 होगा। x पावर 5 प्लस 2x रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 8। उफ, लॉन्ग डिवीजन से आया है। कितनी कितनी मेहनत की है इस लड़के ने, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इतनी मेहनत तुमने की है, एक्चुअली डिवाइड किया है? नहीं सर, वो कोई जो ऐप आपने है? मेथड बोला था वैसे। अच्छा, उससे कर लिया क्या? क्या बात है, तो स्मार्ट हो गया बहुत। और थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ, बताओ कैसे दिखाओ मैं स्मार्टनेस। x पावर 6 मुझे पता है कि 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर x पावर 6 माइनस 2 पावर 6 लिख दूं मैं, तो अपने आप 0 हो गया ना। 2 पावर 6 कैंसिल हो जाएगा। 2 पावर 6 क्या होता है? 64। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 24x, और देखो -16 ऑलरेडी था, तो क्या होता है 64 माइनस 16? 64 माइनस 16 करोगे तो क्या आएगा? 48। अब जरा उल्टा जा रहे हैं ना, ऊपर देखना। x पावर 6 माइनस 2 पावर 6 को फैक्टराइज कर सकते हो क्या? इसको फैक्टराइज कर सकते हो? आराम से कर सकते हो, क्योंकि x स्क्वायर होल क्यूब है, 2 स्क्वायर होल क्यूब है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब लगाओ, तो उसका एक फैक्टर आएगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर a माइनस b, और दूसरा फैक्टर आएगा a स्क्वायर प्लस ab, यानी 2 स्क्वायर x स्क्वायर 4x स्क्वायर एन प्लस b स्क्वायर, मतलब 4। सही है ना भाई? देखो, हाँ सर। 4 स्क्वायर, सॉरी, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और जो दूसरा पार्ट है उसको देखो, ये -24x प्लस 48। देख रहे हो, तुम्हें -24 कॉमन निकालोगे तो ये भी x माइनस 2 हो जाएगा। होना ही था ना, ये भी x माइनस 2 कॉमन निकलेगा। तो अब फैक्टराइज करना आसान नहीं हो गया? अगर मैं x माइनस 2 कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा? यार देखो, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, इफ आई टेक x माइनस 2 कॉमन, तो यहाँ पर एक x प्लस 2 बचेगा। यहाँ पर जो फैक्टर है वो है x पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 पावर 4, और यहाँ पर क्या बचा भाई? -20। तो मुझे कौन कह रहा है कि पूरा जो डिग्री 5 वाला है पूरा लिख के दो? तुम्हें तो केवल x माइनस 2 को बाहर निकालना है। हाँ, क्यूबिक के लिए ठीक है। क्यूबिक के लिए क्या आता है भाई? x माइनस 2, और यहाँ पे क्या आता है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब डाल दो x को 2 और आंसर निकाल लो, है ना? हाँ सर, वो बहुत ऊपर बहुत बड़ा। क्या हो गया? बहुत क्या हो गया? नहीं, तुमने बहुत मेहनत की, वेरी गुड, गुड एफर्ट, फैक्टराइज किया तुमने। मैंने भी वही काम किया, बस थोड़ा सा हो सकता है तुम्हारे मेथड थोड़ा जल्दी हो गया होगा। तो ये कर लो भाई, x को 2 डाल दो, देखो 12 आ रहा सबका।
12 मैच कर रहा है? 12 आ रहा होगा या नहीं आ रहा है भाई? 2 सब्स्टिट्यूट करो ना, 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा? 4 इंटू क्या 32 प्लस 16 कितना हो गया यार? 48 माइनस 24 डिवाइड बाय सर 32 सर हाँ 6 सर आ रहा है प्लस 32। अच्छा हाँ सर एंड में 48 हाँ, और ये हो गया कितना? डिनोमिनेटर में कितना हो गया? डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 14। 14 तो ये देखो क्या कॉमन निकल रहा है? 4 इनफैक्ट कितना कॉमन निकल रहा है भाई? 24 कॉमन निकाल लो। 24 कॉमन निकाल तो क्या हो गया? 7 by 14 2 आंसर इज 12। तो थोड़ी कैलकुलेशन थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी यहाँ पर जरूर, लेकिन आंसर हमारा सही आ गया। फिर चिंता मत करो, हमारे पास है कुछ ट्रिक्स जो तुम्हें, ऐसी ट्रिक्स हैं जो तुम्हें ये पूरा जो मेथड ही पूरा स्किप करा देगी और तुम आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हो। मैं उस तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेटेड रखने के लिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो ट्रिक क्या है, जो ट्रिक हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? उसको अभी अप्लाई नहीं करना है। ये क्वेश्चन देखो, x पावर 6 माइनस 24x क्या था? प्लस 16 माइनस 16 डिवाइड बाय x क्यूब माइनस क्या था? x क्यूब माइनस प्लस 2x माइनस 12 2x माइनस 12 प्लस 2x माइनस 12 प्लस 2x माइनस 12। लेकिन ये ट्रिक जानने के लिए डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। डिफरेंशिएट करके डायरेक्टली आ रहा है क्या x का? मतलब जो x जिसमें बस x है उसको निकाल देना है। हाँ, अभी तुम अगर डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को विद रिस्पेक्ट टू x, देखो तुम्हें क्या मिलता है। डिफरेंशिएट दिस अलग अलग, हाँ, इसको अलग और इसको अलग। डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, बताओ क्या आता है? 6x पावर 5 minus 24 करेक्ट। on 3x डिनोमिनेटर में क्या आता है? plus 2 यस, ये इसके इक्वल नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंच गए। अब जरा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट करो। x इक्वल्स टू 2 अगर सब्स्टिट्यूट करोगे, चलो 6 तो कॉमन हो गया, दिस इज 2 पावर 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 6 into 28 हो गया अपॉन 14। x को 2 रखो। हाँ सर आ रहा है। आ गया 6 into 28 by 14 आंसर इज 28 by 14। तो ये ट्रिक है हमारे पास। अब तुमको सर पहले से हम ट्रिक क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? हाँ कैसे आएगा डिफरेंशिएट? हाँ सर इसको मतलब बोलते हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे का? दिस इज कॉल्ड LH रूल। एंड LH रूल की परमिशन नहीं है, मतलब हमारे सिलेबस में बाहर होता। मतलब हमारे टाइम पे जब पेपर सब्जेक्टिव होता था तो उसमें लिखा होता था विदाउट यूजिंग LH रूल। सर लेकिन इसको हमारी तो ऑब्जेक्टिव है ना। यस, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, उसको बताऊंगा मैं। लेकिन स्कूल में या फिर बोर्ड एग्जाम में आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेथड्स भी डिस्कस करने जरूरी हैं। तो इसलिए मैं पहले नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं पहले इसको बता दूंगा तो कोई भी फैक्टराइज करेगा नहीं। तो फैक्टराइज करने के बाद डाल लो, बिकॉज स्कूल के जो एग्जाम्स होंगे या फिर कहीं भी अगर लिमिट सॉल्व करने को आया तो LH रूल यूज नहीं कर सकते हो सब्जेक्टिव पेपर में। ऑब्जेक्टिव में तो कर ही सकते हो। फिर ऑब्जेक्टिव पेपर में तुम्हें लगता है ऐसा क्वेश्चन आएगा? सबको पता है नहीं कि सब लोग लॉपिटाल, इसको बोलते लॉपिटाल है लेकिन लिखते एल हॉस्पिटल है, ठीक है? लॉपिटल बोलते हैं उसको, H साइलेंट है, लेकिन लिखते एल हॉस्पिटल रूल है। तो बड़ा अच्छा रूल है। रूल ये कहता है कि अगर कोई लिमिट निकाल रहे हो जो 0/0 फॉर्म की है, न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, और फैक्टराइजेशन बहुत लेंथी हो, टीडियस हो रहा है, रैशनलाइजेशन बहुत टीडियस हो रहा है, तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यू कैन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली, एंड फाइनली जो लिमिट होगी सरप्राइजिंगली वो सेम ही रहेगी उसकी भी। डिफरेंशिएट करने पे फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन सेम तो ही रहेगा, लेकिन जो लिमिटिंग वैल्यू है वो समाउ चेंज नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है? मिनिमम से रिलेटेड है क्या? अब इसको डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तब डिस्कस करेंगे, ठीक है?
चलो फिलहाल तीसरा क्वेश्चन ट्राई करो और काफी आराम से तुम लोग कर रहे हो यार। ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करो। सर 3/2 है क्या? करेक्ट। थर्ड पार्ट का आंसर 3/2 है। और ये फैक्टराइजेशन तो आई थिंक सबको दिख गया होगा, x -1 वाला, क्योंकि log x कॉमन लोगे तो एक x² -1 तो अपने आप बन जाएगा, x³ -1 में एक x -1 निकल जाएगा। और चौथा तो बहुत ही आसान है, a³ - b³ है। 12 आ रहा है किसका? सर, फोर्थ का 12 है क्या? हाँ, फोर्थ का आंसर 12। तो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो और ये अपने आप ट्राई कर लेना, इसमें कुछ है नहीं, बहुत आराम से कर लोगे, है ना। आओ अगले अगले सेट की तरफ बढ़ते हैं। एक बार रैशनलाइजेशन भी ठीक से ट्राई कर लिया जाए। ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करो। चलो इन दोनों क्वेश्चंस में तुम्हें रैशनलाइजेशन यूज करना ही पड़ेगा ना। तो यूज रैशनलाइजेशन टू सॉल्व these limits, to find these limits, because factorization का स्कोप तो नहीं है ना, नहीं कर सकते। चलो ट्राई करो। बड़ा सही चैप्टर है, पता है। अगर इससे क्वेश्चन आ गया मेन में, एडवांस में, कोई छोड़ के नहीं आता है। वो 4 मार्क्स फ्री के हैं, मैं बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया चैप्टर है। बिकॉज ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताई जाएंगी तुम्हें इसमें, क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो तुम बड़े आराम सॉल्व कर लोगे, तो थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो ना। तो ये वो अच्छा, इस चैप्टर से रिलेटेड हैं अगले चैप्टर्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंप्लीटली लिमिट्स ही है। तो एक चैप्टर यहाँ ढंग से हुआ, 3 चैप्टर्स होंगे और 3 चैप्टर से कम समझो कि मतलब 2-3 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। लिमिट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ट्रस्ट मी। बस अपनी कैलकुलेशन सही रखो, मिस्टेक नहीं हो सकती है। तो इससे पहले तुम रैशनलाइज करो, ये चीज दिमाग में देखना कि तुम मतलब ये फॉर्म इंडिटरमिनेट है या नहीं। ऐसा ना हो कि क्वेश्चन हो ही ना हो, तुम सॉल्व करना शुरू कर दो। 0/0 बनना चाहिए या फिर ∞/∞ बनना चाहिए, उसके बाद ही तुम ऐसे कुछ स्टेप्स लोगे इसको फैक्टराइज करने या रैशनलाइज करने वाले। तो 1 रखने पर हालांकि हो रहा है 4 - 4 0, 2 - 2 0, यस इट इज 0/0 फॉर्म। रैशनलाइज करो और आंसर बताओ। अभिन सॉल्व कर रहा है? हाँ सर। तो अभिन क्या आ रहा है पहले का आंसर? मतलब बहुत टाइम ले लिया यार, अब तक तो आ जाना चाहिए था। तुम्हें तो दिख रहा है कि तुम्हें रैशनलाइज करना पड़ेगा, और वो भी न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, है ना, दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। सर 5/2 है क्या? 5/2 देखिए, नहीं यार 5/2 तो नहीं आ रहा है, गलत हो गया। गलती अवॉइड करो, बिकॉज बहुत सिंपल अलजेब्रा है, रैशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन। गलती कैसे हो रही है? तुम कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, इसलिए गलती हो जा रही है। कोई बात नहीं, चलो फिर ट्राई करो। और किसी का आंसर आया? अक्षता सर हो गए। इतना टाइम तो लग रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा फैक्टराइजेशन मतलब रैशनलाइजेशन में क्या टाइम लग गया भाई। न्यूमरेटर को अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो मेरे पास आएगा 15 - 15x। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूंगा तो क्या आएगा 3 - 3x। अब जो रूट्स वाले टर्म्स हैं वो भी आएंगी, लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो बहुत टाइम हो गया। सर 5/2 आ रहा है। तुम्हारा 5/2 आ रहा है? हाँ सर 5/2 आ रहा है। तो फिर आंसर हो सकता है गलत दिया हो, और सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट
x tending to 1, 4 minus root 15x plus 1, 2 minus root 3x plus 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 प्लस रूट 3x plus 1 से, और न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो 4 प्लस रूट 15x plus 1 से। जब ये दोनों देखो मल्टीप्लाई हुए या ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो क्या आ गया लिमिट 16 माइनस दिस, तो 15 माइनस 15x, 4 माइनस 1, 3 माइनस 3x, और ये फैक्टर बच गया। सर आ तो वही रहा है। तो सही होगा, आंसर 5/6 दिया गया। ठीक है, तो तुम देख रहा होगा तुम्हें, ये तो कैंसिल हो गया, 5 आ गया यहाँ पर, ये 5 आ गया, और यहाँ पे जब तुम x को 1 रखोगे तो 2 + 2 4, और यहाँ देखो 4 + 4 8, 4/8। हाँ सही बात है, करेक्ट, आंसर इज 5/2। सही आंसर भाई, 5/2 वाले सही थे। ओके, नेक्स्ट ट्राई कर लो। नेक्स्ट तो आसान है, -1/10 है क्या? सर -1/10 आ रहा है। देखिए मेरा आंसर क्या दिया है, हाँ -1/10 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूट x - 1 को रैशनलाइज करोगे, डिनोमिनेटर में रूट x + 1 आ जाएगा, वो x - 1, और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे, हाँ x - 1 × 2x + 3 है, तो आंसर -1/10 आ रहा है। ठीक है, कर लो भाई, सभी लोग कर लो, -1/10 आना चाहिए। ओके, आंसर आ गया। आ गया, चलो एक और कर लो। लिमिट, हाँ क्या हो बताओ। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 1, क्यूब रूट ऑफ x - 1 डिवाइड बाय 4th रूट ऑफ x - 1। ये है इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं बताओ, इज इट यस सर। इनडिटरमिनेट? यस, तो कैसे करोगे उसको? बताओ कैसे स्टार्ट करोगे? सर सर रैशनलाइजेशन से कर सकते हैं। रैशनलाइज करें, तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? x⁴ 1/3 + 1 को डिवाइड किया और ऊपर x⁴ 1/4 + 1। तो दोनों ऊपर नीचे दोनों रैशनलाइज करना। x⁴ 1/3 + 1 तुम्हें लगता है उसको रैशनलाइज कर देगा? x⁴ 1/, नहीं फिर वो नहीं सर, x⁴ 1/3 + 1 उसको रैशनलाइज नहीं कर पाएगा। x⁴3 करेगा, x⁴ 3 कर देगा। मतलब मैं x³ + 1 से मल्टीप्लाई कर दूं उसको तो रैशनलाइज हो जाएगा? नहीं सर, दूसरा टर्म भी आएगा। सर आंसर 4/3 है क्या? क्या लॉबडाल यूज किया तुमने, है ना? डिफरेंशिएट किया तुमने, बोलो। हाँ सर, ऐसे ट्राई करके देखा। ट्राई कर रहा था, सही है, लेकिन लॉबडाल से नहीं करना है, हमको रैशनलाइजेशन सीखना है, फैक्टराइजेशन सीखना है। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, हाँ सर। आंसर को वेरीफाई करने के लिए तुम कर सकते हो यूज उसको, बैकग्राउंड में यूज करो, लेकिन अभी फिलहाल सामने हम रैशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि उसको रैशनलाइज कैसे किया जाए। x⁴ 1/3 - 1। सर एक मिनट पर ट्राई कर। सर x⁴ 2/3 + 1 - x⁴ 1/3 मल्टीप्लाई प्लस, हाँ प्लस, सॉरी। कहां से आया फैक्टर? मल्टीप्लाई डिवाइड करने को बोल रहा है वो, देखा किसी को ये फैक्टर?
क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं इसको हम? क्या है ये, याद आया? नहीं? अरे भाई रैशनलाइजेशन क्या होता है? जो रैशनल पावर है, जो फ्रैक्शनल पावर है, उसको हटाना। अब 1/3 कैसे हट सकता है? जब होल क्यूब हो, जब होल क्यूब हो। अब सोचो कि a माइनस बी से तुम्हें a क्यूब माइनस बी क्यूब तक पहुंचना है, तुम्हें होल क्यूब बनाना है टर्म्स का, जिससे वो 1/3 हटे। सो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू a माइनस बी? a माइनस बी में क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए? ए स्क्वायर a माइनस प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो रैशनलाइजेशन का मतलब ये नहीं है हमेशा कि a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं। हमेशा इसका मतलब ये नहीं होता है कि a प्लस बी को a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये तो मैं न्यूमरेटर रैशनलाइज कर दिया। डिनोमिनेटर में क्या होगा? x पावर 4 दो बार कर सकते हैं ना। 2 बार करना पड़ेगा। तो एक बार तुम्हें x पावर 1/4 प्लस 1 और x पावर 1/4 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस, लेकिन इससे रूट x माइनस होना जाएगा। तो और एक और x पावर हाफ प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये है पूरा प्रोसेस। अब क्या होगा देखो, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 x पावर 1/3 का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब, और बाकी के टर्म्स x पावर 1/4 प्लस 1 x पावर 1/2 प्लस 1। ऐसे डिनोमिनेटर में देखो, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, x पावर 1/4 माइनस 1 x पावर 1/4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? x पावर 1/2 माइनस 1। और x पावर 1/2 माइनस 1 x पावर 1/2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये बन जाएगा x माइनस 1। तो देखो ये भी x माइनस 1 है, ये प्रोडक्ट भी x माइनस 1 है, कैंसिल हो जाएंगे। और अब तुम x की वैल्यू 1 डाल दो, 1 पॉइंटिंग इज 1, तो आंसर इज 4/3। आंसर इज 4/3, ठीक है। तो 4/3 लॉपिटल से बहुत जल्दी ले आया था वो, बट ठीक है। अभी जो मेथड हमको जानना चाहिए वो ये है। बट प्रॉब्लम ये है, इस मेथड में भी अपनी एक प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस के लिए। देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सर अगर कोई इमेजिनरी रूट्स वाला क्वाड्रेटिक है, ना इस कैलकुलस में इमेजिनरी मत जाओ भी, है ना, तुम्हारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है वो। तो इमेजिनरी के चक्कर में मत पड़ो, कभी डिस्कस करेंगे उसको। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये आ गया, मान लो अब तुम लॉपिटल से कर सकते हो, डिफरेंशिएट में करना आता है, तुम्हें इसका आंसर पता है। क्या आंसर आएगा इसका भाई? अगर लॉपिटल से करोगे तो उसका आंसर आएगा 6/10, 3/5। लेकिन एक्चुअल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पिछली बार चलो क्यूब था, a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दिया। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बताओ यार, क्या है तुम्हारे पास कोई मेथड इसको सॉल्व करने का विदाउट यूजिंग दैट ट्रिक लॉपिटल वाली? आई मीन कितना कोई इसको रैशनलाइज, और कितना रैशनलाइज करोगे यार? 10th मतलब इसको रैशनलाइज करने में समझते हो? मल्टीप्लाई करते करते हाथ दर्द हो जाएंगे। हाँ यार, a माइनस बी में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे a पावर 10 माइनस b पावर 10 आ जाए? कैन यू आंसर मी दिस क्वेश्चन? व्हाट शुड बी multiplied? Can you find this x? What should be multiplied? अपन a minus b नहीं। बहुत स्मार्ट हो रहा है सर बाइनोमियल का। हाँ सर बाइनोमियल। बाइनोमियल यूज कैसे करें बताओ? सर अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम लोग कुछ कर पाए तो। बट बाइनोमियल है कहाँ? सर a to the power 10 minus b to the power 10। Is this binomial? नहीं सर, उसमें फिर c वाले टर्म्स पे आएंगे ना। a माइनस b होल पावर 10 होता है बाइनोमियल। a पावर 10 माइनस b पावर 10 बाइनोमियल थोड़ी ना है। हाँ सर। बट टेक्निकली है, दो टर्म्स लिखी हैं, बाइनोमियल है, बट वो बाइनोमियल एक्सपेंशन इसमें काम नहीं करेगा। a पावर 10, हाँ
सर a पावर 5 माइनस b पावर 5 का जो a माइनस b फैक्टर वैसे कर सकते हैं उसको डिवाइड करके। देखो हो सकता है हो जाए, उससे बहुत लेंदी होगी पहली बात, और हर जगह काम नहीं करेगा। मान लो 10 की जगह 11 होता तो क्या करते हैं? तब तो बिल्कुल काम नहीं करता ना। हाँ सर। कैन यू फाइंड x विदाउट एक्चुअल डिवीजन? कोई कर सकता है क्या ये काम? तुम कर सकते हो, तुम्हें पता है? तुम्हें पता नहीं है, तुम कर सकते हो। देखो उसको ध्यान से, कहीं देखा हुआ है ये? कुछ देखा देखा नहीं लग रहा तुमको? ये कोई ऐसा सिमिलर फॉर्मूला कभी नहीं देखा? कभी? क्या तुमने ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है पहले कभी? कॉस्ट नहीं देखा है? ऐसा लग रहा है। नहीं देखा है? एनसीईआरटी में देखा था। एनसीईआरटी में देखा है? अच्छा। a पावर 10 कॉमन निकाला मैंने, ये हो गया b बाई ए होल पावर 10। यहाँ पर ऐसे a कॉमन निकाला, ये हो गया 1 माइनस b बाई ए। अब बताओ, ये हो गया a पावर 9। क्या ये देखा हुआ लग रहा है? समेशन जीपी जीपी लग रहा है। अगर मैं b बाई ए को r लिख दूं, सर जीपी अब दिखाई दिया? What is 1 minus r power 10 divided by 1 minus r? This is sum of GP. कौन सी GP? जिसका कॉमन रेशियो r है और फर्स्ट टर्म e to the power 9 a पावर 9 है, या 1 ले लो ब्रैकेट लगा के। तो क्या है ये 1 प्लस r स्क्वायर से लेके कहाँ तक? r पावर 10 और बात ना ना ना, r पावर 9 नहीं छोटे बच्चों वाली मिस्टेक, मतलब करते ही रहोगे। पावर जो है वो बताती है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो r पावर 9 तक ही जाएंगे ना। खैर, अगर हमने अब इसको r को b बाई रख दिया और a पावर 9 से मल्टीप्लाई किया, देखो ये क्या है? a पावर 9 प्लस a पावर 9 इंटू r, यानी a पावर 8 इंटू b, a पावर 7 इंटू b स्क्वायर से लेकर b पावर 9। सो कोई बात नहीं, अगर नहीं दिखा तो अब ध्यान रखना कि a माइनस b में जब ये मल्टीप्लाई होगा, क्या कितनी आसानी से इसको याद कर सकते हो? a की पावर्स डिक्रीज हो रही हैं और b की पावर इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज a पावर 10 माइनस b पावर 10। दिस वर्क्स फॉर एवरी, मतलब in general a minus b into a power n minus 1, a power n minus 2 into b, a power n minus 3 into b square से लेकर b power n minus 1 will give you what? a power n minus b power n। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं अगर मान लो ऐसी कंडीशन है, सब्जेक्टिव पेपर आ गया और तुम्हें कहा गया तुम LH यूज नहीं कर सकते, तो तुम्हें कहीं ना कहीं तो ये मेथड्स यूज करने ही पड़ेंगे। हालांकि जरूरी नहीं कि तुम इसको यूज करो, और भी ट्रिक्स हैं, इससे बेटर मेथड्स हैं हमारे पास। बट अलजेब्रा में ये पता होना जरूरी है कि a पावर n माइनस b पावर n का के फैक्टर्स क्या हैं। a माइनस b इज ऑलवेज अ फैक्टर, व्हाट इज द अदर फैक्टर? और अगर तुम्हें अब ये पता है तो तुम ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो, बिकॉज इसमें क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना है वो तुम्हें पता चल चुका है। अब a की वैल्यू x पावर 1/10 डालो, n को 10 डालो, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, हो जाएगा रैशनलाइजेशन। बट जैसे मैंने कहा कि नहीं, इससे बेटर मेथड भी है हमारे पास। और तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर। हाँ, उसको अब तुम ये मत सोचो कि इतना बड़ा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और तुम्हें पता है ना कि वो अल्टीमेटली तो x को 1 ही रखना है ना यार। ये सब 1 हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 + 1 हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स। तो ऊपर अल्टीमेटली आने वाला तो 10 ही है ना, तो वो आ जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मतलब डिनोमिनेटर में 10 आने वाला है, न्यूमरेटर में 6 आने वाला है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इससे बेटर मेथड भी है हमारे पास। और सोचो, कुछ सोच सकते हो? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड तो लॉपिटल है, बट वो हम यूज कर नहीं रहे हैं। दूसरा हमने देखा ये मेथड, अगर तुम्हें समझ में आया हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, हम डिवाइड ही किया एक तरीके से। a माइनस बी से उसको डिवाइड करके दिखाया मैंने कि एक्चुअल डिवीजन मत करो, तुम जीपी यूज कर लो। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत ही कूल ट्रिक है, बढ़िया, जो तुमने पढ़ी हुई है, तुम अभी उसका नाम भी ले रहे थे, बाइनोमियल।
बट प्रॉब्लम ये है कि फ्रैक्शनल बाइनोमियल, पावर वाला। लेकिन बाइनोमियल नहीं है ना, तो x पावर में 10 लिखा हुआ है। बाइनोमियल एक्सपेंशन तब होता है जब दो टर्म्स हो ना, दो टर्म्स a प्लस बी होल पावर समथिंग, बट यहाँ तो x लिखा हुआ है ना यार। सर पावर लेके एडजस्ट कर सकते हैं। पावर लेके एडजस्ट मतलब एक कॉमन पावर ले लिया और फिर उसका रूट भी कर दिया अंदर वाले टर्म को फिर बाइनोमियल से। नहीं नहीं वैसा नहीं, थोड़ा और सोचो। इसको बाइनोमियल बनाने के लिए देख लो x अप्रोचिंग टू 1 है, x जो है 1 को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं नहीं लेट x इक्वल्स टू 1 प्लस h डाल दो, कोई दिक्कत? x को मैं 1 प्लस h क्यों डाल रहा हूँ? x को 1 प्लस h इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज पहले x 1 को अप्रोच कर रहा था। अगर x 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये h किसको अप्रोच कर रहा होगा बताओ? 0 प्लस 0 माइनस यानी 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन देखो चेंज होके क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। वैसे क्वेश्चन में यार x 1 के आसपास जा रहा है। हाँ सर, लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन का के दो रीजन है। एक तो हमने 1 प्लस h इसलिए रखा बिकॉज ये 1 को अप्रोच कर रहा था, और यही नहीं 1 प्लस h रखने का एडवांटेज अब ये है कि तुम्हारे सामने एक बाइनोमियल है। देखो ना, अब तुम्हारे पास है बाइनोमियल, लेकिन वो बाइनोमियल है जिसमें पावर फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट एक्सपेंशन में न्यूटन्स बाइनोमियल थ्योरम में तुम्हें क्या बताया गया था याद है? हम एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपैंड करने के रूल्स थे। एक टर्म 1 होनी चाहिए, एक टर्म 1 है, दूसरी टर्म का मैग्नीट्यूड 0 से 1 के बीच में। हाँ 1 से छोटा। तो यहाँ पर देख रहे हो 1 प्लस h रखने का फायदा, h अप्रोचिंग h सर इज अगर वेरी h स्मॉल। अप्रोचिंग टू 0 है तो हम डायरेक्टली 1 प्लस h/10 नहीं लिख सकते? वो अप्रोक्सीमेशन होता है ना। हाँ इसका सर। जो एक्चुअल एक्सपेंशन है वो क्या है? 1 प्लस nx 1/10 इंटू h प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर एन प्लस 1। ये इनफाइनाइट टर्म्स है, और लास्ट में है कि ये -1 आएगा, -1। ऐसे यहाँ पर 1/6h 1/6 इंटू 1/6 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2h स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पर भी एक -1 है। तो अब ये -1 क्या करने वाला है भाई? ये फर्स्ट टर्म से कैंसिल कर देगा। और तुम ये ध्यान दो कि तुम्हें एक्चुअली ये दूसरी टर्म या उसके बाद की टर्म्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी? बिकॉज तुम देख सकते हो कि अगर तुमने h² डालेंगे तो 0 है। सर अगर h तुम छोटा है तो h² और छोटा होगा। ना ये बात नहीं करनी ना, छोटा हो बड़ा हो वो नहीं करना है। h कॉमन निकालो, तुम्हें दिखाई देगा कि यहाँ बचेगा 1/10, और अब हर टर्म में एक h है 1/10 माइनस 1 2 फैक्टोरियल h एंड सो ऑन। यहाँ पर भी देखो h कॉमन निकालो, वही बात हो रही है 1/6, और अब एक हर एक टर्म में 1/6 n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू h स्क्वायर, एक h हमने कॉमन निकाल लिया। हर एक टर्म में एक h रहेगा ना, तो हर एक टर्म में अगर h रहेगा और h अप्रोचिंग टू 0 है, h टेंड्स टू 0 है, तो अब हर एक टर्म जो आगे वाली है वो 0 हो जाएगी, है ना। तो बचा क्या? 1/10 1/6 आंसर इज 6/10 आंसर इज 3/10। तो ये ट्रिक कहीं ज्यादा बेटर है किसी भी और ट्रिक से। लॉबिटाल क्योंकि अलाउड नहीं है, और ऊपर जो हमने देखा वो काफी लेंथी होगा। बाइनोमियल तुम्हें तुम्हारे आंसर तक बहुत आराम से पहुंचा देगा, लेकिन बाइनोमियल हमेशा होगा नहीं, तुम्हें उसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये पार्ट मैं अलग से बताऊंगा, दिस इज फाइंडिंग लिमिट्स यूजिंग सब्स्टिट्यूशन है, तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को काफी इजी बनाया जा सकता है। उसमें से एक पार्ट तुमने अभी देखा कि अगर तुम्हें बाइनोमियल लग रहा है कि बाइनोमियल से क्वेश्चन आराम से हो सकता है, तो बाइनोमियल लाओ
x को इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करो, नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन यही होता है, नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन ये होता है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू a, कुछ पूछा जा रहा है fx, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू a प्लस h, x को a प्लस h सब्स्टिट्यूट करो। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा सबसे पहले तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, इफ एनीथिंग इज अप्रोचिंग टू 0 हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, h को 0। और दूसरी बात, जहां पर x आ रहा था वहां पे अब a प्लस h आएगा, तो जहां पर एक टर्म आ रही थी वहां पे दो टर्म्स आएंगी, और अब तुम बड़े आराम से बाइनोमियल यूज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि बाइनोमियल किसी भी पावर के लिए एक बाइनोमियल एक्सपेंशन वर्क करता है, तो पता है। तो ये ट्रिक जो है वो बताऊंगा, ये ट्रिक पे हम आएंगे बाद में किसी और लेक्चर में, आज तो भी फिलहाल इसी पे है, ठीक है। उसको नोट कर लो यार, बाइनोमियल वाला मेथड जो तुम्हारा था उसको नोट कर लो, ये वाला मेथड एटलीस्ट। क्या सबको समझ में आया है मेथड, ये बात समझ में आई हमने क्या किया है, x को केवल मैं देखो 1 प्लस h सब्स्टिट्यूट किया और ये बाइनोमियल बन गया, और जैसे ये बाइनोमियल बन सर गया हम लोग हमेशा x को जिस तरफ टेंड कर उसका वैल्यू प्लस समथिंग डाल देंगे तो हमेशा ये वर्क करेगा सर। अब ऑब्वियसली अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो ये काम नहीं कर पाओगे, अदरवाइज किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए काम कर सकते हो ना, है ना। अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए 0 बनाने के लिए, लेट x इक्वल टू 1/t, 1 by है ना, क्योंकि 1/इंफिनिटी जो है 0 को अप्रोच करेगा। 0 को ये अप्रोच क्यों कराते हैं, उसका आंसर आएगा जब तुम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ोगे, जब मैं तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि ये क्यों, इसका एडवांटेज क्या है 0 को अप्रोच कराने का। एक एडवांटेज तो ये है कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है, बट इसके और भी एडवांटेजेस हैं, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट पॉइंट जब पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा। सर वो एडवांटेज, वो h स्क्वायर वाले टर्म्स आपने बोला था वो 0 हो जाएंगे। यस, एक्सपेंशन में तो एक एडवांटेज मिलेगा ही कि वो टर्म 0 हो जाएंगी, कैलकुलेशन वाला। दूसरा क्या है, अभी हम कुछ फॉर्मूले बनाएंगे लिमिट्स में, उनको स्टैंडर्ड लिमिट्स बोलते हैं, इस चैप्टर के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले ज्यादातर फॉर्मूले, मोस्ट 90% फॉर्मूले में लिमिट टेंड्स टू 0 ही है, तो वो सारे फॉर्मूले अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अगर लिमिट टेंड्स टू 0 है। बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक लिमिट्स हैं जिनको याद रखना पड़ेगा, आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में उसको देखेंगे। ये मेथड नोट कर लो भाई, नोट कर लिया, थोड़ा सा नीचे से वो लास्ट वाला ये लो। कैसा लग रहा है, फील कैसी आ रही है इस चैप्टर में, मजा आ रहा है, ठीक ठाक है, कुछ बहुत डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से, अभी तक तो कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ होगा, और इतना तुम्हारे कॉलेज लेक्चर्स में हो गया होगा आई थिंक। ये तुम ऐसा क्यों लग रहा है मुझे पहली बार पढ़ रहे हो यार, हाँ ये थोड़ा अजीब सी था। लिमिट्स तो 11 में होता है ना सर, इस बार शायद वो एनसीईआरटी से थोड़ा कम कर दिया है या कुछ किया है लिमिट्स के अच्छा, साथ। लिमिट्स तुमने पढ़ा ही नहीं है, अच्छा ओके ओके। हाँ, वरना हर साल क्या होता था कि लोग पढ़ा था सर आधा चैप्टर ही नहीं था उसमें। अच्छा, हाँ, वरना लिमिट्स लोग पढ़ के आते थे 12th में हमेशा, 11th में थोड़ा बहुत फंडामेंटल बता दिया जाता था। ठीक है, तो आज एक छोटा सा पॉइंट और मैं बस कवर कर रहा हूँ, और बस इतना ही। सर एक मिनट थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं, क्या नोट कर रहे हैं, हो गया ये पॉइंट, ये मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, ये पॉइंट मैं बताऊंगा दोबारा। सर भाई वो सम सॉल्व हो गया था कंफ्यूजन। तो एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो, फंडामेंटल थ्योरम, इनफैक्ट थ्योरम्स बहुत ही बेसिक थ्योरम्स है, लेकिन पता होनी चाहिए, तुम्हें देखने में ऑब्वियस लगेंगी बट कहीं कहीं पर घुमा सकती हैं ये थ्योरम्स भी उनको। तो फंडामेंटल थ्योरम कुछ ऐसी है कि मान लो लिखा है लिमिट x टेंडिंग x इज अप्रोचिंग टू a एंड सपोज कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है c। बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, जल्दी से खत्म हो जाएंगे। बताओ क्या आंसर होगा इसका। फॉर एग्जांपल मैं बोला, क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंडिंग टू 1 2, क्या आंसर होगा इसका 2। अरे x किसी को भी अप्रोच करे हमें क्या फर्क पड़ता है, वहां तो 2 ही लिखा हुआ है,
2 तो कांस्टेंट है ना, तो लिमिट किसी कांस्टेंट वैल्यू का वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कहा ना बहुत बेसिक पॉइंट है, कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शंस अलग अलग हैं जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब यहां पर डिस्कशन करना चाहते हैं क्या लिमिट एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। विल इट बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी ऑफ एक्स। सो व्हाट डू यू थिंक, ऐसा होगा? विल इट बी डिस्ट्रीब्यूटिव? या फिर सपोज प्रोडक्ट में लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू जी एक्स, so can I say this is limit x tending to a fx into limit x tending to a gx? क्या लिमिट को प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या डिवीजन मान लो, लिमिट x tends to a fx whole upon gx, will it be equal to limit x tending to a fx whole upon सर होना चाहिए, Obviously, होना चाहिए होना सर। तो चाहिए। यहाँ पर limit x tending to a gx is not 0. सर लेकिन Denominator- अगर एक डज नॉट एग्जिस्ट आया तो ये होना चाहिए, बात सही है, सर ये अगर होता डज भी नॉट है। एग्जिस्ट आया तो फिर तो कुछ नहीं होगा। नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट आया तो डज नॉट एग्जिस्ट अपने आप ही आंसर आ जाएगा। if both limits exist and are finite, तभी ये काम कर सकते हैं आप। पहली बात तो ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, सही बात है, एग्जिस्ट करेंगी तभी आंसर ही आएगा। और दूसरी बात ये है कि फाइनाइट भी होनी चाहिए, है ना, वरना बाकी सब कुछ सही लिखा हुआ है, तुम एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, इनफैक्ट कोई भी अलजेब्रा हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, उस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, खैर उसको बाद में देखेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लास्ट क्लास में कराए थे कॉम्पोजिशन वाले, लेकिन फिलहाल जो बेसिक अलजेब्रा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वहां पर बस एक चीज ध्यान रखना कि ये चीज कोई भी लिमिट अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए। तो मैं तुम्हें एक पहले वो एग्जांपल दिखाता हूं जो फेवरेबल है और तुमने बहुत किए भी हैं। तो मान लो लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो बहुत ऑब्वियस बात है कि हम एक्स स्क्वायर को अलग सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब को अलग सॉल्व करेंगे, आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर का आंसर 1 आएगा, एक्स क्यूब का आंसर 1 आएगा, इसलिए आंसर 2 आ रहा है। तो लिमिट को हम अब तक डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हैं, हमने कोई नया काम नहीं किया, बट इतना भी ऑब्वियस नहीं है। एक और एग्जांपल देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या इसका आंसर है या नहीं है? इसका आंसर है, इसका आंसर है 0। अरे 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय 0 हो गया है ना ना, वो। कांस्टेंट हो गया ना। हाँ, लेकिन अगर मान लो तुम इसको अलग अलग कर दो सर तो वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टाइप हो जाएगा। अगर तुम इसको अलग अलग करके देखोगे तो प्रॉब्लम होगी ना यार, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स 0 1 बाय एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स 0 1 बाय एक्स क्या होगा? राइट हैंड लिमिट में प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड में माइनस इन्फिनिटी। बहुत बड़े नंबर को अप्रोच करेगा, ये बहुत बड़े नंबर को अप्रोच करेगा, बहुत बड़ा नंबर माइनस बहुत बड़ा नंबर इनडिटरमिनेट हो गया, सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो सर जैसे हमने एग्जांपल्स में देखा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में डिनोमिनेटर में वैसे है, उसमें नहीं कर सकते। मतलब मैं इस एग्जांपल से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर लिमिट्स की वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट मत करना, डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो गलत हो जाएगा, फंस जाओगे, ठीक है ना। कभी भी लिमिट को, जैसे मान लो एक और एग्जांपल दो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मान लिखा हुआ है 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक हमारे सामने नहीं आया जिसका आंसर हाफ है, बट मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन एक्स स्क्वायर।
तो गड़बड़ होगी ना यार, बिकॉज 1/x स्क्वायर विल अप्रोच टू व्हाट, इंफिनिटी। cos x upon x स्क्वायर, देखो ना cos 0 1 होता है, 1 upon infinity 1 upon 0, ये भी इंफिनिटी। हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? बिकॉज ये भी अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है और ये भी अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है। सो दैट्स व्हाई आई सेड इफ बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट एंड आर फाइनाइट, फाइनाइट होना जरूरी है, तभी आप स्प्लिट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम है। हालांकि कभी मतलब ऑब्वियस चीजें हैं, हम कर सकते हैं जब फाइनाइट होगी, नहीं कर सकते हैं जब इन्फिनिटी आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे जो आगे के पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आज इतने रखते हैं, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आज हमने कुछ किए हैं। मैंने 2-3 क्वेश्चन का, तुम खुद कर लेना। बाकी क्वेश्चन एक बार फिर सर आप रिकॉर्डिंग भी अपलोड करवा दीजिए ना YouTube पे। हाँ सर, लिंक लिंक की जगह यूट्यूब ही दे दीजिए, वो बेटर है। लिंक में क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? सर वो फास्ट फॉरवर्ड वगैरह नहीं होता, और बहुत बार तो पासवर्ड भी गलत होता है। चलो ठीक है, मैं अपलोड करवाता हूँ, अपलोड कर लो। तो एनसीईआरटी से फिर से एक बार, अभी जो हमने पढ़ा है ना कंटेंट, वो पूरा एनसीईआरटी का पढ़ा है। अभी मैंने कुछ जेई लेवल पे नहीं पहुंच सकते इतने पॉइंट्स। तो एनसीईआरटी की पहली, दूसरी, तीसरी एक्सरसाइज जो भी इस पे बेस्ड हो, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं तुम्हें क्या बताऊं अभी, या फिर चलो ठीक है, मैं कोई असाइनमेंट ढूंढता हूँ, तो मैं असाइनमेंट देता हूँ। हाँ सर, कोई असाइनमेंट देता हूँ असाइनमेंट। ठीक है भाई, ओके। आज मैं अभी टाइमिंग डालता हूँ, कब हमें डिस्कस करना है पेपर, है ना? सर अब फंक्शन